अच्छा जी। अच्छा, ये नेगेट हमने देख लिया कि नेगेटिव साइन हमारे पास अप्लाई हो जाता है जो भी हमारे पास ई एक्स या जो भी आगे रजिस्टर हम नेगेट के कीवर्ड के आगे देंगे, उसमें जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू है उसके ऊपर नेगेटिव साइन अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर वो पहले से नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने विद एग्जांपल भी देख लिया। अब ये तो दो तीन इंस्ट्रक्शन बेसिक थे, ठीक है, जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हम लेंथ ऑफ से उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, साइज ऑफ से उसकी लेंथ और उसकी टाइप को मल्टीप्लाई करके आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं। नेगेट से हम जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वो है स्टैक मेमोरी। अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ के आ रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि स्टैक मेमोरी क्या होती है। अ, वैसे तो हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर है या पीसी है या जो भी मशीन है उसके अंदर मेमोरी पहले से ही होती है। आप लोगों को आवाज़ तो मेरी आ रही है ना क्लियर? यस सर। ठीक है। तो मेमोरी जो भी हमारे पास होती है वो आइदर रैम है या हार्ड ड्राइव है, तो वो हमारे पास पहले से स्टोरेज डिवाइस तो है। ठीक है, अब उसके अंदर हम डेटा किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, जिस टाइप मल्टीपल मेथड्स हैं डेटा को स्टोर करने के। और जब आप उस टाइप की स्टोरेज एलोकेट करेंगे, ठीक है, आपकी जो भी रैम है या हार्ड ड्राइव है उसके अंदर, जब आप उसकी टाइप बता देंगे तो उसी टाइप, यानी कि अगर एरे टाइप की आप डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, एरे टाइप की मेमोरी आप असाइन कर रहे हैं अपनी रैम में, तो वो उसी एरे के ऊपर जो ऑपरेशंस जिस तरीके से इंडेक्सेस के थ्रू परफॉर्म होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैक टाइप की करें तो स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं वही सिर्फ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल या क्यू आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यू के लिए आप क्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी आपकी रैम या जो भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप मेमोरी अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एलोकेट करते हैं, ठीक है, या रन टाइम के ऊपर आप कोई मेमोरी असाइन करना चाह रहे हैं अपने कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, जाहिर है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मेमोरी देंगे। तो वो जिस टाइप की आप मेमोरी लेंगे उस टाइप के आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। स्टैक का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा बड़ी अच्छी तरीके से। फिर भी जिसको अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। दो तरीके के हमारे पास मेमोरी स्टोरेज हैं, एक है स्टैक, एक होता है क्यू। स्टैक के अंदर क्या होता है? स्टैक के अंदर जैसे आप कोई जैसे पहले किसी टाइम में एग्जांपल लें तो एक सीडीज, जैसे जिस टाइम पे सीडी हुआ करती थी, जो तो सीडीज को स्टोर करने के लिए आपके पास एक फाइल होता था जिसके अंदर आप उस रिंग के अंदर आप पहली सीडी डाल दें, फिर दूसरी डाल दें, तीसरी डाल दें, इस तरीके से आप हंड्रेड्स ऑफ सीडीज डाल दें। फिर लेकिन जो सबसे आखिर में आपने डाली होगी आप उसको सबसे पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे होगी यानी सबसे पहले डाली होगी आपने, उसको निकालने के लिए आपको बाकी सारियों को निकालना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे स्टैक मेमोरी के ऊपर जाती है कि स्टैक मेमोरी में क्या होता है, लीफो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। ये भी एरे की तरह का ही एक ब्लॉक हमारे पास क्रिएट होता है। अगर हम इसको देखें, अच्छा, एरे की ही तरीके की एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे पास होती है, उसमें भी इंडेक्सेस ही होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, आप पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। कोई भी वैल्यू जो आपने पहले से उसमें दी हुई है उसको आपने रिट्रीव करना है, यानी कि अपने पास निकालना है, वापस शो करवाना है या डिलीट करना है, तो उसको आप पॉप का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इसमें इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है आपकी वैल्यू को आपके स्टैक के अंदर इंसर्ट करने के लिए, पॉप होता है रिट्रीव करने के लिए। इसको हम इसकी एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। आप सपोज करें ये हमारे पास एक स्टैक मेमोरी है, ठीक है। ये एक स्टैक मेमोरी है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, ये स्टैक मेमोरी है। अब इसके अंदर हमारे पास
2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी हमारे पास लेंथ क्या है इस स्टैक मेमोरी की? 7, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख भी दें, ठीक है, 0। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि एरे हो या स्टैक हो तो उसकी इंडेक्सिंग जो होती है, जिस इंडेक्स के थ्रू हम फेच कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हर जो भी, जैसे ये यहाँ पे एक मेमोरी स्टोर हुई यहाँ, तो हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास एक स्टोरेज है उसका कोई इंडेक्स होता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके इंडेक्सेस होते हैं। खैर ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो टोटल इसकी लेंथ है 7, ये 0 से 6 तक, ठीक है। अब हम क्या होगा, जब आप स्टैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी है, ठीक है, तो वो पुश के इंस्ट्रक्शन से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि पुश में आप कोई भी रजिस्टर भी दे सकते हैं, कोई वेरिएबल भी 16 बिट का दे सकते हैं, यानी आप कोई पुश में रजिस्टर भी दे सकते हैं, 32 बिट का भी वेरिएबल दे सकते हैं, और आप पुश के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं पुश के इंस्ट्रक्शन के आगे, और वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने से जो भी आप कांस्टेंट वैल्यू देंगे या रजिस्टर देंगे तो उस रजिस्टर में जो वैल्यू होगी वो उसके फर्स्ट 0th इंडेक्स पे चली जाएगी। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू ले देता हूँ, यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिए है ये 4 1 2 3 4 5 6, ये या फिर ये है 2 4, ठीक है। ये हमारे पास अगर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये मुझे स्टोर करवानी है, तो क्या होगा कि ये अगर मुझे सबसे पहले 2 स्टोर करवाना है, ठीक है, तो 2 स्टोर कराने के लिए क्या होगा कि मेरे पास, मैं 2 को पुश करूँगा, पुश 2, तो क्या होगा, यहाँ से 2 को कैंसिल हुआ, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब जब मैं 4 को पुश करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से 4 कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर मैं यहाँ से 6 को पुश करूँगा, 6 पुश करने में स्टैक मेमोरी पे क्या होगा, 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6। इस तरीके से 8 पुश करूँगा तो फिर ये 2 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे आएगा, 4 कैंसिल होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, 6 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा, और 8 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं 9 पुश करूँगा, जब मैं पुश कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूँगा तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पहुँच जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल होगा और 2 इंडेक्स पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 8 था ये यहाँ से कैंसिल होगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से कीड़े मकोड़े बन गए, लेकिन आप लोगों को अगर समझ आ रही है बात तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो 9 हमने पुश किया वो यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है कि आपके 0th इंडेक्स पे लास्ट वाली वैल्यू जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टैक मेमोरी है ये काम करती है लीफो के ऊपर। लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट जो हमने चीज़ इन की है, यानी कि लास्ट हमने क्या चीज़ इनपुट की है, 9, तो हम जब पॉप करेंगे, अभी हमने पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया है, अब हम जब पॉप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो लास्ट इन वैल्यू है, यानी कि 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, जो हमने आखिरी वैल्यू दी है, वो हमारे पास सबसे पहले आएगी। फिर हमारे पास, जैसे अगर हमने पॉप 9 किया तो हमारे पास 9 यहाँ से कैंसिल हुआ और वापस ये सारी चीज़ें, ये जो 6 यहाँ पे है, ये 8 जो यहाँ पे है ये यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया,
4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और लास्ट इंडेक्स एम्प्टी हो गया। इस तरीके से ये फिर पॉप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, जो लास्ट इन हो वो फर्स्ट आउट होता है। इसी तरीके से जैसे ये स्टैक हमने पढ़ा है, अगर हम क्यू इस्तेमाल करें तो वहाँ पे फीफो इस्तेमाल होता है। फीफो का क्या मतलब है? फीफो हम बड़ा यूज करते हैं। फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज पहले इंसर्ट हुई है, यानी कि यहाँ से जाने के बाद जो 2 आया है, तो 2 जब हम पॉप करेंगे तो 2 हमारे पास पहले आएगा। तो ये स्टैक मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करने का जो तरीके हैं स्टैक और क्यू, उनमें ये बेसिक फर्क है। स्टैक लीफो के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी कि ये तो फर्स्ट हमें सबसे पहले हमने वैल्यू दी थी 2 और सबसे लास्ट दी है 9। तो जब हम पॉप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 9 आएगी, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो इस तरीके से ये काम करता है लीफो के ऊपर, ठीक है। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस इसको आप दिमाग में रखें। और इसको हमें इसके अंदर जो भी हमें वैल्यूज़ देनी है उसको देने का यही तरीका है कि आप पुश करवाएं अपने स्टैक मेमोरी के अंदर वैल्यू। तो वो किस तरीके से होगी? पुश, उसका रजिस्टर का नाम या फिर जो भी वेरिएबल है हमारे पास, अगर 16 बिट है या ई ए एक्स है, ई बी एक्स, ई डी एक्स, ये जो भी है, ए एक्स ए एल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो है, या कोई और आपका प्री डिफाइंड रजिस्टर है, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू आप देना चाह रहे हैं तो वो है। लेकिन पॉप करते वक्त आप ये देखें, ये यहाँ पे तो 3 चीज़ें आपको गिवन है कि आप रजिस्टर 16 बिट और 32 बिट दे सकते हैं, ठीक है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी इंसर्ट कराते वक्त आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप पॉप करा रहे हैं तो पॉप कराते वक्त आप वैल्यूज तो दे सकते हैं, ये रजिस्टर्स तो दे सकते हैं कि ये रजिस्टर के अंदर आप पॉप करते जाओ, ठीक है। पॉप से क्या होगा कि रजिस्टर के जो भी पॉप होके लास्ट इन वाली वैल्यू है वो इस रजिस्टर में आ जाएगी पॉप होके, ठीक है। लेकिन आप कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। लाजमी आएगी ही लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है, जो लास्ट इन हुई है। और इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को आउटपुट करवा सकते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल है, वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। कमेंट कर देता हूँ, स्टैक मेमोरी इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम क्या करेंगे कि हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर वेरिएबल 1 ले लेते हैं, डीवर्ड टाइप का, ठीक है, फिर रख देते हैं कुछ इसी तरीके से। मल्टीपल वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि हम उनको पुश करवा सकें अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसको हम वेरिएबल 400 है और वेरिएबल 5 में चलो 5 को हम इनिशियलाइज रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि कोड सेगमेंट में हमने, जैसे हमने अभी देखा था कि हम किस तरीके से ये वैल्यूज़ को अपने स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे। हम क्या करेंगे, पुश वेरिएबल 1, ठीक है, पुश वेरिएबल 2, पुश वेरिएबल 3, पुश वेरिएबल। अब ये जैसे हमने इलस्ट्रेशन देखी थी, इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं। यानी कि ये 100 यहाँ पे पहले 100 गया, ठीक है, फिर हमने 2 वेरिएबल 2 को इंसर्ट किया तो 100 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, और 200 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये इंसर्ट होती जा रही है वैल्यूज़ आपके पास, ठीक है। तो ये पुश वेरिएबल 4, ठीक है, ये हमने 4 वेरिएबल्स दे दिए। अच्छा, 5 जो है वो अनइनिशियलाइज्ड है, क्या कर देते हैं,
तो क्या होगा कि इसकी आखिरी वैल्यू 500 चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ये तो प्री डिफाइंड है, और यहाँ पे आप ई ए एक्स में कोई कांस्टेंट वैल्यू देके भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बताते रहा करें बीच में, अगर कहीं आवाज़ ड्रॉप हो तो आप लोग बता दिया करें। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, ये अब हमने 5 वैल्यूज़ इसमें पुश करवा दी हैं, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अच्छा, जैसे आप लोग एरे के अंदर कर रहे थे कि आपको एरे को रिवर्स प्रिंट कराने के लिए काउंटर वगैरह लगाना पड़ रहा था या कुछ, तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे अगर आपने जो भी वैल्यूज़ दी हैं, जब आप आउटपुट प्रिंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में ही आपके पास प्रिंट होंगी। ठीक है, यानी कि जब आपने ये 2 4 6 8 9 दिया है तो आखिरी वैल्यू 9 का ही होगी। जब लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ऑटोमेटिकली 9 8 6 4 2, तो रिवर्स ऑर्डर में आपके पास ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आपको इसमें रिवर्स वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा। जब भी आप स्टैक मेमोरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये क्या नाम है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है, पुश ई एक्स। ठीक है, अब ये हमने 5 वैल्यूज इसमें पुश करवा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉप करना स्टार्ट करेंगे, पॉप ई एक्स। अब ई एक्स क्या करेगा, ये इसमें बिल्ट इन इसका फीचर है कि ई एक्स रजिस्टर क्या करेगा कि अब ऑटोमेटिकली पॉप क्या काम करता है कि जो लास्ट इन हुई है वैल्यू उसको पॉप करा दे, यानी कि 0th इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको पॉप करवा दे, और वो कहाँ पे स्टोर कर दे, ई एक्स में, और उसको हम यूज़र स्क्रीन पे शो भी कर देते हैं, ऑल राइट डेसिमल। ठीक है, और सी आर एल एफ यानी कि लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, ये एक दफ़ा पॉप हुआ। ठीक है, फिर हमने दोबारा से इस पॉप इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, पॉप ई एक्स। ठीक है, कॉल राइट डेसिमल। अच्छा, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है तो हम इसको और लाइन ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब हम ये इसके बाद जो वेरिएबल 5 है उसको हम बना देते हैं पॉप वेरिएबल 5। ठीक है, मूव एक्स वेरिएबल 5 और अच्छा, यहाँ पे हर लाइन के ऊपर यही काम हो रहा है, ये पॉप, ये एक काम हो रहा है। ठीक है, ये हर जगह पे सेम हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने पुश करवाई हैं, यानी कि 100 200 300 400 500, अब ये 5 4 3 2 1 करके हमारे पास आ जाएंगी। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे ये हमने 100 200 300 400 दिए। ठीक है, लेकिन जब ये आउटपुट आएगा तो हमारे पास पहले 500 पॉप होगा, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100। जो हमने यहाँ पे देखा, जैसे जब हमने पॉप करना स्टार्ट किया तो पॉप करते वक्त, यानी कि पुश करते वक्त तो हमने 2 4 6 8 9 दिया, लेकिन ये लीफो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट था, तो लास्ट इन हमारे पास वैल्यू 9 हुई थी, तो 9 पहले पॉप हुई, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो इसमें भी यही काम हुआ है कि हमने पहले 100 दिया है। ठीक है, फिर हमने इसको कैंसिल करके
200 दिया है, ठीक है, और लास्ट में हमने 500 दिया है, ठीक है, कैंसिल करके। तो 500 पहले हमारे पास आएगा क्योंकि लास्ट हमने 500 दिया है, फिर 400, फिर 3। तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास प्रिंट करती है। जब आप यहाँ पे देखेंगे पुश कराते वक्त हमने वेरिएबल 1 यानी कि 100, 200, 300, 400 और 500 दिया, लेकिन पॉप करवाते वक्त हमने जब करेंगे तो लास्ट आखिरी चीज़ हमारे पास क्या गई है, मूव ई एक्स 500, पुश ई एक्स, यानी कि ई एक्स को पुश कर दो और पॉप करो जब ई एक्स को, तो सबसे पहली वैल्यू ही 500 आ गई क्योंकि ये सबसे लास्ट इन हुई है, ठीक है। फिर राइट डेसिमल, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू बची, फिर 400, फिर 300, फिर जो सबसे पहली वैल्यू गई थी वो सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टैक मेमोरी आपकी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। स्टैक मेमोरी इस तरीके से काम कर रही होती है। ये इसकी एग्जांपल है, इसको आप लोग खुद से भी रन करके देखिएगा और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसके आउटपुट किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टैक मेमोरी की, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टैक मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रैंडम 32 का। अच्छा, रैंडम 32 क्या करता है, यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि दी रैंडम 32 प्रोसीजर जनरेट्स एंड रिटर्न्स अ 32 बिट रैंडम इंटीजर इन ईएक्स, यानी कि 32 बिट का कोई भी रैंडम नंबर आपके पास ये प्रिंट करा सकते हैं। ये आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ करते हैं, कहीं कोई आप कोई भी रैंडम आप वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं या किसी भी मेथड के अंदर आप कोई रैंडम कंप्यूटर रैंडम जनरेट करे, कोई आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आप कोई लकी ड्रॉ कर रहे हैं, कोई इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो रैंडम नंबर आप उसमें जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे, रैंडम 32, यानी कि वो 32 बिट का कोई भी रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट कर देगा, ठीक है। तो उसको जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने रैंडम 32 का कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब आपने सपोज ये वैल्यू कीवर्ड ली, ठीक है, और कॉल करा दिया रैंडम 32, और जो भी वैल्यू आएगी वो ई एक्स रजिस्टर में आएगी, और ई एक्स रजिस्टर को आप इस वैल्यू में दे के आप उसको शो करा सकते हैं। सपोज मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने कॉल रैंडम 32 किया, ठीक है, और उसको जो हमने ऊपर वैल्यू के नाम से रजिस्टर दिया था उसके अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब हम ज़ाहिर है उसको तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो हमने ईडीएक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू को स्टोर किया और उसको राइट डेसिमल कर दिया, एग्जिट मेन। अभी आप देखेंगे ये एक अच्छा सही है, प्रोसीजर हमने नहीं दिया, ये हमें 32 बिट की कोई भी रैंडम हमें वैल्यू दे देगा। ये देखिए 322 123 36194, ये देखिए, तो ये हमारे पास 32 बिट की कोई भी रैंडम हमें वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से। ये रैंडम 32 काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास इसी तरीके से आता है रैंडम रेंज। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, रैंडम रेंज और रैंडमाइज, ठीक है। रैंडम रेंज में हम क्या करते हैं कि हम कोई रेंज स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास गिवन भी है कि the random range procedure produces a random integer within the range of 0 to n minus 1, where n is an input parameter passed in the EAX register, ठीक है। तो ये रैंडम रेंज का कीवर्ड हमारे पास है, जैसे ये रैंडम 32 का था 32 बिट के लिए, तो ये रैंडम रेंज है,
जिसमें आपकी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से लेके सपोज 0 से लेके 100 तक की कोई भी वैल्यूज के दरमियान में आप रैंडम नंबर दिखाना। जैसे ये तो काफ़ी लंबी वैल्यू दे रहा था, तो ये 0 से 100 के दरमियान ही कोई वैल्यू रैंडमली आपको जनरेट करके देगा। तो अच्छा, ये स्टार्ट होती है 0 से, n-1। n यहाँ पे क्या है, n-1 तक चलती है। n क्या है, n आपके पास यूजर इनपुट है, यानी कि अगर यूजर ने 100 दिया होगा तो ये 99 तक की कोई ना कोई वैल्यूज देगा, 0 से 99, यानी कि 100 रेंज हो, 0 से 100 टाइम्स तक आगे हो, और ये 0 से n-1, यानी कि 100 है तो 100-1, 99 है तो 99-1, यानी कि 98 तक की कोई वैल्यूज देगा। क्योंकि ये स्टार्ट 0 से हो रहा है तो ये उसकी लेंथ आप बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो ये क्या किया हुआ है, मूव EAX, 100, ठीक है, यानी 100 डिफाइन कर दिए। आप EAX रजिस्टर में जो भी वैल्यू देंगे और उसके एकदम बाद आप रैंडम रेंज इस्तेमाल करेंगे, तो EAX रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी वो उसको एज अ एन, यानी कि इनपुट पैरामीटर काउंट करेगा, और उस EAX में जो वैल्यू है उतनी, यानी कि 0 से 99 तक की कोई भी वैल्यू जनरेट आपको करके दे देगा रैंडमली, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है रैंडम रेंज का। अब होता ये है कि स्पेसिफिक कंप्यूटर है, ये कोई जादू तो है नहीं, कंप्यूटर है। कंप्यूटर है तो वो उसने हमें तो वो बता रहा है कि रैंडम मैं जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेट उसने हर वैल्यू के अगेंस्ट कैलकुलेट की हुई है कि अगर ये यूज़र 100 इनपुट देगा तो मैं इसको सपोज 47 रैंडम दे दूंगा, अगर ये 102 देगा तो इसको 65 दे दूंगा। तो ये उसने कैलकुलेट करके रखा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ऑर्गेनिक रैंडम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रैंडमाइज यूज़ होता है, यानी कि अगर हम एक दफ़ा भी रैंडमाइज क्रिएट कर देंगे तो हर दफ़ा रन करने पे प्रोग्राम हमें ये डिफरेंट सेम रेंज के ऊपर डिफरेंट रैंडम वैल्यूज क्रिएट करके देगा, ठीक है। पहले तो इस रैंडम को हम चेक करते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू हमने अनइनिशियलाइज रखा है, मूव EAX में 100 दिया है, ठीक है। 100 वैल्यूज होंगी, 0 से 100 वैल्यूज होंगी, और उस पर रैंडम रेंज अप्लाई होगा, और EAX में जो रैंडम रेंज से आएगी वैल्यू, 100 में से कोई भी वैल्यू वो वैल्यू में स्टोर हो जाए, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये कोई भी रैंडम हमें वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मूव इंस्ट्रक्शन में क्या कर, EX100, अच्छा। अच्छा, यहाँ पे ही क्या एरर दे रहा है,
मेन प्रोसीजर में हम हैं ई एक्स में 100 हमने दिया है, रैंडम रेंज अप्लाई किया है, ठीक है, मूव किया। कंपाइलर आई थिंक एरर दे रहा है। खैर ये आप लोग ये इस्तेमाल करके देखिएगा, ये इस तरीके से मैं पहले रन कर चुका हूँ। हाँ ये काम कर रहा होता है। कभी कभार ये कंपाइलर भी कोई पुराने रजिस्टर में वैल्यूज़ दे रहा होता है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। खैर ये आप रैंडम रेंज जो है इसी तरीके से अप्लाई करते हैं कि आप रैंडम रेंज इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा ये हमने क्या इशू किया था, हम ई एक्स 100, ठीक है, वैल्यू के अंदर ई एक्स को स्टोर किया ई डी एक्स पता नहीं। खैर थिंक मूव इंस्ट्रक्शन में हमने कोई गड़बड़ की है। खैर ये अब आप जब चेक करेंगे तो ये रैंडम रेंज का इस्तेमाल करते हुए ये 100 में से कोई भी वैल्यू हमारे पास ले आएगा ई एक्स रजिस्टर में, उसको हमने वैल्यू में स्टोर करा दिया। अब ज़ाहिर है वैल्यू को हम प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमने ई डी एक्स में स्टोर करके उसको राइट डेसिमल किया, और अ, जब वो हो गया तो उसके बाद हमने लाइन ब्रेक की, तो ये इसने एक रैंडमली 94 वैल्यू हमें जनरेट करके दे दी। अब ये हर टाइम हमारे पास एक डिफरेंट 100 ही की रेंज के अंदर अगर हम दोबारा से इसको रन करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे। उसके लिए आप रैंडमाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडमाइज बगैर रैंडम रेंज के काम नहीं करेगा। रैंडम रेंज को आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर आप रैंडमाइज लगा देंगे तो वो प्रोग्राम में सबसे इनिशियली आप ये देखें सेम चीज़ आपने लिखी है। आपने मेन प्रोसीजर में जाने के बाद कॉल रेंडमाइज का इस्तेमाल किया। रेंडमाइज से क्या होगा कि वो हर दफ़ा आपको डिफरेंट वैल्यूज़ जनरेट करके देगा रैंडम की, ठीक है। और उसके बाद अब आपने कोई भी लूप लगा लिया या लेबल लगा लिया और आप रैंडम रेंज को कॉल करते हैं, तो हर दफ़ा में वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आपको देता रहेगा। तो ये एग्जांपल भी आपके पास गिवन है, इसको भी आप लोग रन करके देखें। इसमें आप लोग को एक चीज़ नहीं दिख रही होगी, वो है टाइटल। टाइटल बेसिकली कमेंट वाले ही काम कर रहा है। जिस भी लाइन के आगे आप ये कैपिटल में टाइटल लिख देते हैं तो वो पूरी लाइन को एज अ कमेंट क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ टाइटल इसका दिया हुआ है प्रोग्राम का कि ये रैंडम्स को जनरेट हो रहा है। तो ये टाइटल बेसिकली कमेंट कैन क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल रेंडमाइज, ठीक है, और मूव ई सी एक्स कॉमा 10, ठीक है। ये है आप लोगों को पता है कि हम ई सी एक्स कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई भी लूप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये 10 से नेगेटिव में चलेगा और 0 तक जैसे ही पहुंचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 10 9 8 7 हर दफ़ा लूप कॉल होने पे तो ये 10 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। और मूव ई ए एक्स 50, ये हम रैंडम रेंज से पहले 50 हमने ई एक्स में क्यों दिया, ये हमें जो हर दफ़ा रैंडम रेंज कैलकुलेट करे ये 10 से 50 के दरमियान की कोई वैल्यू हमें राइट डेसिमल करवा दे, इसलिए, ठीक है, रैंडम रेंज के थ्रू। तो ये 2-3 लाइन ऑफ कोड है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हमने क्यों किया और ये चीज़ क्यों किया। ये हमने लूप के लिए किया है, मूव ई सी एक्स कॉमा 10, ताकि ये जो लूप है L1 जो हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, ये जब एक दफ़ा इसकी आइट्रेशन हो तो ये करते करते 10 टाइम्स हमें 10 वैल्यूज़ हमें शो हो जाएं रेड डेसिमल के थ्रू।
और रैंडम रेंज क्या कर रहा है, वो हर दफ़ा में 0 से 50 के दरमियान की कोई भी वैल्यू दे रहा है। तो अब हम जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे ये इसने हमें 10 वैल्यूज़ दे दी हैं और ये सारी 0 से 50 के अंडर वैल्यूज़ लाई करती हैं, 0 और 50 के बीच में ये लाई करती हैं, यानी कि 45 दे दी, 22। तो अब इसने क्या किया, जब हमने रेंज भी गिवन थी लास्ट टाइम हमारे पास जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर, जब भी हम अगर 100 हमने रेंज दी हुई थी तो हर दफ़ा वो हमें रैंडम में 94 ही देता या 97 ही देता। लेकिन जब हमने रैंडम कॉल रेंडमाइज पहले ही कॉल करवा दिया तो ये हर आइट्रेशन पे हमें डिफरेंट डिफरेंट रैंडम की वैल्यूज हमें जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। रेंडमाइज जो है वो रैंडम रेंज के बगैर वर्क नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में सिंक्रोनसली काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, रैंडम 32 का था। ठीक है, ये एक वैल्यू आपको देगा, रिटर्न करेगा रैंडम 32 बिट की। ठीक है, ये रैंडम रेंज में आप अपनी रेंज डिफाइन कर देते हैं कि भाई ई एक्स में 100 से देनी है 200 के दरमियान की कोई वैल्यू देनी है, और रैंडमाइज हर दफ़ा डिफरेंट आपको वैल्यूज़ जनरेट करके देगा। ठीक है, रैंडम, और जो भी आपने उसमें रैंडम रेंज में रेंज गिवन होगी। ठीक है, फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है रीड कैरेक्टर का और राइट कैरेक्टर का। जैसे आप लोग अभी तक रीड इंटीजर और राइट इंटीजर आप करते रहे हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए रीड इंटीजर और उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए राइट इंटीजर, और इसी तरीके से रीड डेसिमल राइट डेसिमल करते रहे, रीड बाइनरी राइट बाइनरी। तो इस तरीके से कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक वैल्यू होती है, एक एलिमेंट होता है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक कोई साइन हो सकता है, कोई ठीक है, तो ये रीड कैरेक्टर क्या करता है, हमने कोई भी सपोज यहाँ पे सपोज उसका नेम ले लिया है 4। ठीक है, और इसको बाइट टाइप का हमने रख दिया और अनइनिशियलाइज रखा। ठीक है, फिर हम इसको रीड, ये भी आप जब लैब का कोई भी लैब टास्क सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी काम आएगी, क्योंकि आप करेक्टर वाइज भी ले सकते हैं अपनी जो स्टैक मेमोरी है उसके अंदर, कैरेक्टर वाइज भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूज़र का नेम सपोज इनपुट लेना है तो आप रीड कैरेक्टर करके ले लें कि वो एक कैरेक्टर दे, एंटर करे, दूसरा दे, तीसरा दे, और वो सारी चीज़ें स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होती चली जाएं। ठीक है, जो भी कैरेक्टर आपके पास आ रहा है उसको आप पुश कराते जाएं। ठीक है, या और उसके बाद जब अगर आपने वही उसका कोई नेम है, एक एक कैरेक्टर करके आपने स्टैक मेमोरी में स्टोर किया है, तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो ये काम अभी आप लोगों का लैब में आपको आसानी हो जाएगी अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या काम हो रहा होता है कि कैरेक्टर के लिए हमने 4 बाइट हमने दे दिए, 4 इसका नेम रख दिया है, बाइट टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉल रीड कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि ये यूज़र से एक कोई कैरेक्टर लेगा, यानी कि जैसे मैंने 2 दे दिया या ए दे दिया या एफ दे दिया या एस दे दिया। ठीक है, और उसको मूव करा दे, ये हमारे पास जो कैरेक्टर है इसके अंदर 4 ठीक है, ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी